Is it okay? Turn your phone. What is this? Yes, Mr. Kohli. How are you? मैं दिख रहा हूँ? ओके, हेलो फ्रेंड्स। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे इस कोविड-19 के दौर में। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि कुछ लाइव आकर के अपने कुछ जो अनुभव हैं वो मैं शेयर करूं फेसबुक पर और आपसे कुछ मैं सीखूं। और इसी दौरान काफ़ी जद्दोजहद थी कि किन विषयों पर मैं जो है अपनी बात रखूं। तो बड़ा एक हेजिटेशन थी कि भाई कैसे लाइव कैसे आया जाए, क्योंकि लाइव आने का मतलब है कि आप कुछ चीज़ एडिट नहीं कर सकते हो, और जब एडिट नहीं कर सकते हो तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो इसी असमंजस में था कि मैं आऊँ कि नहीं, लेकिन फाइनली मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे एनकरेज किया कि नहीं, आपको आना चाहिए और जो भी आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं वो शेयर करने चाहिए। तो इसी आत्मविश्वास के साथ मैं आज आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। तो ये फैसला लेने के बाद कि फेसबुक पे लाइव आना है, तो उस दिमाग में था कि सब्जेक्ट क्या रखा जाए, क्या टॉपिक मैं रखूँ जो मैं आपसे साथ साझा करूँ। तो बड़ा असमंजस था, लेकिन एक दिन पिछले कुछ समय में मैंने फिल्म देखी, इसका नाम है दामुल। दामुल का मतलब है फांसी का फंदा। 1982-83 की फिल्म है, एक अन्नू कपूर की फिल्म है, जिसमें उसको एक महिला के रेप और मर्डर केस में उसको कन्विक्शन होती है और डेथ पेनल्टी होती है। तो उसमें ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया कि किस तरीके से जो उसका जो ट्रायल चला, उसके उस ट्रायल के बाद जब उसको कन्विक्शन हुई, कन्विक्शन के बाद जब उसने पता नहीं हुआ सेंटेंस पे आर्गूमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो वो जब मैं उस फिल्म को देख रहा था तो उसमें देखा कि मैंने कि वो चुप था, वो साइलेंट ऑन दी एंटायर ट्रायल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे लगता था कि ये चुप है, इसको जो अपने अंदर जो उसको लगता था, जो उसको कहनी चाहिए थी बात, वो कह नहीं सका। तो मुझे लगा कि जो सेंटेंस है, जब एक व्यक्ति को कोर्ट कन्विक्ट करती है और उसके बाद जब उसको सज़ा सुनाती है, तो उस सज़ा का क्या प्रावधान है हमारे देश के अंदर। तो सोचा कि सेंटेंस पे हम अपनी बात रखें। तो ये मैंने सब्जेक्ट चुना कि क्यों ना सेंटेंस पे रखा जाए। तो सेंटेंस को सुनने से पहले या अपनी बात रखने से पहले मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसमें मैं जाना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो समाजशास्त्र है, क्योंकि मुझे लगता है कि कानून के विद्यार्थी होने के नाते हमें सभी प्रकार के जो जूरिस्प्रूडेंस के जो स्कूल हैं उनको पढ़ना चाहिए। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रकार के आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ, डोंट कॉल मी। सो अब हमारी दुनिया के अंदर मैं उतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ, इसलिए कहीं पीछे कुछ फ़ोन आ गए। हाउ टू कैच यू लाइव? आई डोंट नो। यू कैच मी लाइव? आई एम ऑन लाइव। लोग मुझे देख रहे हैं, हेलो हाई कर रहे हैं। सो एनी हाउ, सो लेट मी कम ऑन द पॉइंट कि जो जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल हैं, जो मेनली 4 जो स्कूल हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो हम ये देखते हैं अपना व्यक्तिगत नो नोटिफिकेशन ऑफ यू ऑन लाइव फेसबुक। आई डोंट नो, हाँ, पता नहीं। सो अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इसमें आपको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स वो मुझे देख पा रहे हैं। हाँ, सो फाइनली क्योंकि बीच बीच में जो कमेंट्स आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं ना, इसके मैं बड़ा डिस्टर्बेंस फील महसूस कर रहा हूँ। तो काइंडली स्टॉप फॉर सम टाइम, कि मुझे आप कॉल ना करें। तो जो जूरिस्प्रूडेंस के जो स्कूल हैं, अभी देखने में आया, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कि दुनिया किसी भी देश में एक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लागू नहीं होता, चाहे वो ऑस्टिन हो, रॉसपॉन्ड हो,
या जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल स्कूल हो, सोशलिस्ट स्कूल हो, हिस्टोरिकल स्कूल हो, नेचुरल स्कूल हो, ये जो चारों स्कूल हैं किसी एक कंट्री में एक स्कूल नहीं है, मिक्स हैं। तो उसी तरीके से जब हम हिंदुस्तान का जो कानून देखते हैं, खासकर जो हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें मुझे लगता है कि वो मिक्स है। उसमें हम एनालिटिकल स्कूल को भी देखते हैं और उसमें हम सोशलिस्ट स्कूल को भी देखते हैं। तो खासकर जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको अगर हम देखें तो वो मिक्स्ड है। तो वो एक प्रकार से डेटरेंट भी है और रिफॉर्मेटिव है। दोनों अप्रोच हमारे कानून के अंदर मिलती हैं। तो एक जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है उसके एक जुरिस्ट थे ओपनिहाम, उन्होंने एक बात कही कि इफ द सोसाइटी कैन नॉट रिफॉर्म द ऑफेंडर देन इट इज पनिशमेंट फॉर द सोसाइटी, बिकॉज क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड इन द सोसाइटी। मीनिंग देयर बाय कि यदि कोई समाज एक अपराधी को नहीं सुधार सकता तो वो अपराधी उस समाज के लिए सजा है। क्योंकि कोई भी अपराधी जब अपनी माँ के पेट से पैदा होता है तो अपराधी पैदा नहीं होता, उसको समाज में बनता है। तो अगर हिंदुस्तान के परिदृश्य में देखें तो आज़ादी के बाद जब एक नागरिक बनाने की जो बात आई कि हम एक स्वस्थ, एक समझदार, एक संपूर्ण नागरिक बनाएं, कोड है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो इम्प्लीमेंट करें ताकि बेहतर नागरिक का निर्माण हो सके इस देश के अंदर, ताकि वो जो पार्ट 3 के जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके। सो एनी हाउ, सो ये जो स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, खासकर सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, वो मुझे लगता है कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है उसका बेस है। अब हम आगे देखते हैं कि जब सेक्शन जो सेंटेंस की जो बात आई तो सेक्शन 235 जो डील करता है सेंटेंस को, तो उसके पहले क्लॉज में लिखा हुआ है कि आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट्स एंड पॉइंट ऑफ लॉ इफ एनी द जज शैल गिव ए जजमेंट इन द केस। मीनिंग देयर बाय आफ्टर द ट्रायल, जब पूरा ट्रायल होगा तो जज साहब जो हैं वो प्रोसिक्यूशन को भी सुनेंगे और एक्यूज को भी सुनेंगे, और जो भी फैसला वो सुनाते हैं वो एक्विटल का फैसला सुना सकते हैं और वो कन्विक्ट भी कर सकते हैं, जो भी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। अब जो उसका सेकंड क्लॉज है जिस पर सारी चर्चा बेस है आज की, वो ये क्या कहता है कि इफ द एक्यूज इज कन्विक्टेड द जज शैल unless he proceed in the accordance with the provisions of section 360 of CRPC, the accused on the question of sentence and then pass sentence on him according to law। अब इससे पहले तो जब पहले हम एक जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे थे कि लेकिन इससे पहले जब ये सेक्शन आया तो उसके पीछे जो रीजन थे, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, वो हमारी लॉ कमीशन है 41वां जो लॉ कमीशन है इंडिया का, उसमें इसके बारे में कहा गया कि इस सेक्शन की क्यों ज़रूरत है। तो उसमें कुछ जो पॉइंट है मैं वो बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉ कमीशन ने अपनी जो चिंता व्यक्त की, क्योंकि हम देखते हैं जो सेक्शन है आईपीसी का, मान लीजिए कोई सेक्शन है जिसके अंदर सजा प्रावधान है कि अगर आपने अगर कोर्ट आपको गिल्टी होल्ड करती है तो उसके पास प्लीज गौरव डोंट कॉल मी यार, मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। हाँ, आप फोन को सीधा रख लें। ओके 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 ओके, इज इट ओके? हाँ, इज इट ओके? यही होता है कि हम जो है ना टेक्नो से भी है नहीं, तो उतना अनुभव नहीं है। हाँ, तो सेक्शन 235 क्लॉज 2 स्पेसिफिकली, इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को लॉ कमीशन ने अपनी 51st रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया, बिकॉज वी डोंट हैव एनी यूनिफॉर्म सेंटेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया, जिसकी वजह से जो डिस्क्रिशन पावर है किसी भी ऑफेंस को ऑफेंस सजा देने के लिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि मान लो आईपीसी के अंदर किसी सेक्शन के अंदर वर्ड लिखा हुआ है मे मतलब
कि अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि 1 दिन से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक कोर्ट जो है सजा दे सकती है। तो वहां पर जो मे वर्ड है, जो डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की, उसको यूज करना। तो इस पे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं, रिसर्च हैं कि हमेशा ये जो डिस्क्रिप्शन है वो चीज हुई है, क्योंकि whether is a lawyer or judicial officer, they are all human being। वो इसी सोसाइटी से आते हैं। तो जब इसी सोसाइटी से आते हैं तो सोसाइटी के इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल उस पर है, एक मानसिकता का रह रहा है, जो कि ऑर्डर्स में, वकीलों की बहस में वो दिखते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन पावर है उसका सही तरीके से प्रयोग हो, उसमें कोई बायस ना हो, उसके अंदर कोई प्रेजुडिस ना हो, उसके लिए कहा गया कि कोर्ट जो है जब भी सेंटेंस सुनाएगी तो बहुत सारे फैक्टर्स को वो देखेगी। क्या क्या फैक्टर्स होंगे उस पर हम आराम से बात करेंगे कि ये देखना पड़ेगा कोर्ट को। अरे बीच बीच में कॉल कर दे रहे हो भाई, हैं? लोग तो सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एनीबडी? Yes. The God, there is some problem in your phone. So, हम बात कर रहे थे उसकी लॉ कमीशन रिपोर्ट की। तो उसमें यही कहा गया कि कोर्ट जब भी सेंटेंस पास करेगी तो उसमें वो तमाम जो फैक्टर्स हैं कि उस अपराधी ने जिसको कन्विक्ट किया है उसने किस तरीके से, किन परिस्थितियों के अंदर वो अपराध कारित किया है, उसकी विचारणा करेगा, वो देखेगा। तो और आगे एक केस था कि अजय पंडित करके 2012 केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पेसिफिक सेक्शन 235 क्लॉज 2 को डिफाइन करते हुए, यार तुम बार बार मुझे फ़ोन कर दे रहे हो, इस पे फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे करिए। पता नहीं यार, मुझे आता नहीं। हाँ अच्छा, एयरप्लेन पे चल सकता है? एयरप्लेन मोड पे करूँ तो चल सकता है नेट मेरा? वाईफाई, ओहो आई डोंट नो, एनी हाउ। सो जब भी कोर्ट किसी कन्विक्ट को सेंटेंस देगी तो उसके उस कन्विक्ट पर्सन के जो सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को देखेगी। और क्योंकि ये माना गया है कि जो साइकोलॉजी होती है किसी भी कन्विक्ट की या एक्यूज की, आप देखते हैं कि कोर्ट में कई बार बहुत से ऐसे केस हुए हैं जिसके अंदर अपराधी को कन्विक्ट कर दिया तो वो हंस रहे हैं कोर्ट के अंदर ही, मतलब उनको कोई रिपेंटेंस नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। और कुछ लोग बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं कि क्या हो गया। तो दोनों की स्थिति में फर्क है कि एक जगह पर एक व्यक्ति को कोई गिल्टी नहीं है, कोई रिमोर्स नहीं है कि व्हाट ही हैज डन। सो आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी को कन्विक्शन हुई और सपोज कि एक्स है, उसको डबल मर्डर केस के अंदर उसका ट्रायल चला और कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। तो कोर्ट उससे पूछती है, मान लो कन्विक्शन के बाद, कि भाई तेरे तो कन्विक्शन हो गया तेरा, तो अब उसने जो सुना है चारों तरफ से, या जो भी उसकी रीच है सोचने की, जो समझने की शक्ति है, उसमें वो कई बार स्तब्ध हो जाते हैं कि हाँ ऐसा हो गया। तो हो सकता है कई बार कि वो उसके मुंह से आवाज ही ना निकले, कि कई बार कोर्ट कहती है ना कि भाई बताइए आप कितना क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, तो चुप हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है। तो एक व्यक्ति जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और एक व्यक्ति जिसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, दोनों की साइकोलॉजी के अंदर बहुत फर्क होगा। तो इस साइकोलॉजी को भी
समझने की ज़रूरत है जज साहब के द्वारा जब भी उसको सेंटेंस देंगे। फिर एक केस आया था अलाउद्दीन मियां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1989। तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरा सेक्शन 235 क्लॉज 2 का जो कंसेप्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो फेयर प्ले पे बेस्ड है। यहाँ पर एक्यूज के लिए भी और कोर्ट के लिए भी दो जिम्मेदारियां दी गई। पहला ये एक्यूज के लिए कि उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसको नैसर्गिक सिद्धांत हम कहते हैं, कि उसको अंत समय तक अपने आप को डिफेंड करने का, अपनी बात को रखने का उसको मौका मिलना चाहिए। तो ये जो 235 क्लॉज 2 का जो बेस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर भी है। सेकंड, वो कहते हैं कि इसमें जज साहब को भी मौका मिलता है उस कन्विक्ट को और जानने का। क्योंकि होता क्या है, मान लो क्योंकि पूरे ट्रायल में कभी भी जज साहब को उस अक्यूज का जो बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, उसका जो पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। वो मिलती है आफ्टर द कन्विक्शन ऑन। तो क्योंकि अक्सर हम प्रैक्टिकल चीज देखते हैं कि एक अक्यूज आया, कोर्ट में पुलिस पकड़ के ले आई, चार्जशीट फाइल हुई, कन्विक्शन हुई, सेंटेंस हुआ, चला गया। तो पहली बार कोर्ट में जो अक्यूज बोलता है वो चार्ज के समय बोलता है। जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है कि डू यू प्लीड गिल्टी, तो अगर मना करता है कि यस आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, आई क्लेम ट्रायल, एक बार कोर्ट इस समय पूछती है। फिर वो अक्यूज हर तारीख पे आता है, उसके साइड में खड़ा हो जाता है और एक्यूज के बिहाफ पर उनके वकील साहब ही सारी कार्रवाई करते हैं। और उसके बाद जब ट्रायल खत्म होता है तो 313 का कहते हैं सेक्शन 313 सीआरपीसी के अंदर जब स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होता है तो सेकंड टाइम वो तब बोलता है। और उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि उसके अगेंस्ट में इंक्रीमेंटिंग एविडेंस है तो उसको कन्विक्ट कर सकती है, नहीं है तो उसको नहीं कर सकती है, ऑन द बेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वेदर द प्रोसिक्यूशन प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और नॉट। अगर आफ्टर 313 और 315 अगर उसने ऑप्ट की है तो कोर्ट को लगता है कि उसको कन्विक्ट किया, तो तीसरी स्टेज ये आती है जब कोर्ट उससे पूछती है कि हाँ भाई आपको कन्विक्ट किया है, अगर आपको कोई डिफेंस लेकर आना है लेसर पनिशमेंट के लिए कि आपको कम से कम सजा मिले तो आप बताइए। तो ये जो कंसेप्ट है ये 235 क्लॉज 2 के अंदर है। अब हम 235 में चलते हैं कि वो क्या कहता है। सेक्शन 235 क्लॉज 2, इफ द एक्यूज इज कन्विक्टेड मीनिंग देयर बाय कि पूरा ट्रायल उसका चला हो और कोर्ट उसको गिल्टी देखती हो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जब प्रोसिक्यूशन उसको साबित कर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसको कोर्ट फाइंड करती है कि यस ही इज कन्विक्टेड। उस दशा में द जज, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सेशन जज, maybe the magistrate, the judge shall, the word used shall, इसको हम बाद में बात करेंगे, unless he proceeds in the accordance with the provisions of section 360 of CRPC, here the accused on the question of sentence and the past sentence on him according to the law। तो पहले इसका एक हम बाहर निकाल लेते हैं पूरा बात करने के लिए 235 के अंदर कि इसका जो एक्सेप्शन है वो है अनलेस ही प्रोसीड्स इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी। अगर कोर्ट, ये एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ ये गिल्टी है, मैंने इसको कन्विक्ट कर दिया है, लेकिन इसको 360 के बेनिफिट के तहत इसको रिलीज किया जा सकता है, तो उसको कोर्ट छोड़ सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो कन्विक्ट है वो 21 साल से कम का है, उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो लेस देन 7 ईयर एज हो या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से कम हो, या कोई महिला हो जिसको डेथ पेनल्टी से कम की पनिशमेंट मिल सकती हो, या ऑफेंस किया हो, या उसके पीछे 360 का बेनिफिट से
इस बेसिस पे भी दिया जाता है कि उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन ना हो, उसकी एज कंसिडर की जाती है, दैट मीन्स ही शुड बी बिलो 21 ईयर ऑफ एज, उसका कैरेक्टर क्या था समाज में अपराध करने से पहले, उसके एंटीसीडेंट्स क्या थे, और उसने किन परिस्थितियों के अंदर वो अपराध कारित किया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए कोर्ट उसके कंडक्ट के बेसिस पर, क्योंकि जब भी अगर वो जेसी में रहा है, कस्टडी में, पुलिस जुडिशल कस्टडी में रहा है पूरे ट्रायल के अंदर, तो कोर्ट उसका कंडक्ट भी देखेगी कि जब भी वो जेल में रहा तो उसका कंडक्ट क्या रहा। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए कोर्ट उसको 360 के अंदर रिलीज कर सकती है बजाय उसको जेल भेजने के। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है 360 का, या प्रोबेशन जिसको हम कहते हैं, प्रोबेशन एक पूरा एक्ट भी बना हुआ है, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, और 360 का जो प्रोविजन है ये सोशियोलॉजिकल अप्रोच पे बेस्ड है। क्योंकि हम ये मानते हैं, हमारा जो पूरा जो सिद्धांत है सीआरपीसी का बेसिस का, मुझे लगता है कि वो इस चीज़ से बेस्ड है कि हर व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश है, वो सुधर सकता है। आते हैं कि जो सेंटेंस है, अब सेंटेंस को जानने के लिए हमें पनिशमेंट भी जानना है कि हमारे पास कितने प्रकार की पनिशमेंट होती है। तो अगर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी अगर देखेंगे, जिसमें 6 प्रकार की पनिशमेंट दी गई है ओरिजिनली, लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो सेकेंड जो पनिशमेंट है उसमें से ट्रांसपोर्टेशन जो वर्ड है वो हटा दिया गया है, और क्लॉज जो थर्ड था उसको भी डिलीट कर दिया गया है। मीनिंग देयर आर टोटल 5 पनिशमेंट। अब ये कई बार एग्जाम्स के अंदर, जुडिशियल एग्जाम्स के अंदर इस साल को 2 तरीके से पूछ लेते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो ओरिजिनल पनिशमेंट थी वो 6 थी, लेकिन आफ्टर दी डिलीट करने के बाद, उसको ओमिट करने के बाद इसमें टोटल 5 रह गई। नाउ हमने कहा कि जो वर्ड शैल है, हमने 360 को बाहर किया पहले। अब हम बात करते हैं कि जो 235 क्लॉज 2 का जो प्रोविजन है वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है, क्योंकि वर्ड शैल का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। शैल इज अ मैंडेटरी प्रोविजन वेयर कोर्ट कैन नॉट बाईपास दिस प्रोविजन। अब अगर हम शैल की बात करें तो कई जगह पर तो इसको हमें स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर शैल ये कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। अगर आप सीपीसी में चले जाएं तो अभी हम सीपीसी को इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि ऑर्डर 8 रूल 1 के अंदर कैलाश के अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलग तरीके से डिफाइन किया। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोविजन है ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, और इसको लेकर के जो कई केसेस में इसको डिफाइन किया। लेकिन जो एक लैंडमार्क जजमेंट है अलाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1989 सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज ए मैंडेटरी प्रोविजन। अगर कोर्ट इस प्रोविजन का 235 क्लॉज 2 का कंप्लायंस नहीं करती है तो ये जो प्रोसीडिंग्स होंगी, सेंटेंस की जो प्रोसीडिंग होगी, वो विशिएट कर दी जाएंगी अपीलेट कोर्ट के द्वारा, और जब वो विशिएट करेगी तो वापस उसको रिमांड कर देगी कि जो ट्रायल कोर्ट है वापस जो सेंटेंस पे सुनेगी, ना कि कन्विक्शन के ट्रायल पे। कन्विक्शन को नहीं सुनेगी वो, लेकिन वो सुन सकती है किस पर, सेंटेंस पे जो ऑर्डर हुआ था उसको दोबारा सुन सकती है। सो इट इज स्पेसिफिकली मेंशन or held by the Supreme Court in Alauddin case, it is a mandatory provision. No court can bypass this provision. Now, the second aspect of this particular section, hearing. What is hearing? इसमें सबसे पहला जो केस आया था hearing को डिफाइन करने का, वो है संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1976 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग को इसमें बताया कि व्हाट इज हेयर एंड व्हाट इज हेयरिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हेयरिंग जो शब्द है वो खासकर सेंटेंस के पॉइंट पर वो सिर्फ ऑरल सबमिशन, कन्विक्ट के ऑरल सबमिशन तक सीमित नहीं है। इसमें वो तमाम अवसर देने होंगे कोर्ट को, प्रोसिक्यूशन को भी और जो कन्विक्ट हुआ उसको भी, कि वो दोनों सेंटेंस को इफेक्ट करने के लिए जो भी एविडेंस उनके पास है वो लेकर आए। और इसको
फिर से एक राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है 1979 का, उसमें फिर से इसको डिफाइन किया कि व्हाट इज हियरिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जब आप कन्विक्ट कर देते हो, उसके बाद जब आप उसको सेंटेंस पे सुनते हो, तो जो सेंटेंस की जो हियरिंग है ये एक फ्रेश ट्रायल है। फ्रेश ट्रायल मीनिंग देयर बाय कि आपको प्रोसिक्यूशन को भी और एक्यूज को भी दोनों को बराबर की अवसर देने होंगे कि वो, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है वो हमेशा जाहिर सी बात है वो हायर पनिशमेंट की बात करेगा, और जो कन्विक्ट है वो जाहिर सी बात है वो लेसर पनिशमेंट की बात करेगा। तो इन दोनों पक्षों को सेंटेंस पर तमाम जो एविडेंस है वो लाने की जो इजाजत है, जो परमिशन है, जो प्रोविजन है इस सेक्शन के अंदर, उसके अंदर कि आप लेसर पनिशमेंट के लिए या हायर पनिशमेंट के लिए दोनों को मौका दोगे। तो ये जो मौका देना है ये पूरा ट्रायल होगा, इट इज अ ट्रायल, और इस पे हियरिंग भी हो सकती है, एक हियरिंग, दो हियरिंग, तीन हियरिंग हो सकता है कि मान लो मैं कन्विक्ट हूँ और मुझे लगता है कि मेरे कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो सपोज दिल्ली में ट्रायल चल रहा था मेरा, लेकिन मेरे जो एविडेंस है वो बाहर हैं, किसी दूसरी स्टेट के अंदर हैं, और उसमें समय लगेगा, तो कोर्ट हैज़ टू गिव एप्रोप्रिएट टाइम, सफिशिएंट टाइम टू मी, ताकि मैं वो एविडेंस लेकर के आ सकूं किसी भी तरीके से। सो जैसे हमने पहले कहा था कि पूरे ट्रायल के अंदर एक्यूज को मौका मिलता ही नहीं है अपने सोशल, अपने इकोनॉमिकल, अपनी पर्सनल लाइफ को बताने का। इसीलिए ये जो मौका होता है कन्विक्शन के बाद, जब खासकर सेंटेंस पे सुना जाता है, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उसकी जो कंसिडरेशंस हैं सेंटेंस की, वो सोशियोलॉजिकल स्कूल से बड़ी प्रभावित हैं। जैसे हमने पहले बात की कि द सोसाइटी कैन नॉट रिफॉर्म द ऑफेंडर, देन इट इज पनिशमेंट फॉर द सोसाइटी बिकॉज़ क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड इन द सोसाइटी। सो द कोर्ट हैज कंसीडर्ड ऑल द फैक्टर्स कि वो किस सोशल बैकग्राउंड से आया है, किस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आया है, उसका क्या सेटा है सोसाइटी के अंदर, उसकी क्या परिस्थिति है। जैसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति जो खाली पेट है, उसने जो चोरी की है, खैर वो भी एक अपराध है, लेकिन उसकी जो अपराध का जो नेचर है वो अलग है। लेकिन एक भरा हुआ पेट है व्यक्ति का, वो जो अपराध करता है, तो ये दोनों आप एक नहीं देख सकते। एक खाली पेट के चलते वो चोरी कर रहा है अपना पेट भरने के लिए, उसके अपराध का नेचर अलग है, और जो भरे पेट कर रहा है उसका अपराध का नेचर अलग अलग है। आप इन दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। सो द कोर्ट हैज टू कंसीडर, जैसे कई बार हम जनरली कोर्ट के अंदर देखते हैं कि जब कन्विक्ट करते हैं तो वकील साहब यही कहते हैं कि जनाब गरीब आदमी है, सोल ब्रेड अर्नर है, पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, कोई कमाने वाला नहीं घर के अंदर। ये तमाम प्रकार के आर्गुमेंट होती हैं, और ये सिर्फ आर्गुमेंट नहीं है, इट शुड बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट कि यस ही इज अ सोल ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली। अगर वो जेल में जाता है तो जो खैर उसको तो सजा मिली रही है, लेकिन उसके साथ जो उसका परिवार है, तो कोई भी सदस्य हो सकते हैं, वो भी उस पनिशमेंट को साथ के साथ झेलते हैं या उसको करते हैं। एक ये भी कंसिडरेशन होती है कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, प्रीवियसली किसी दूसरे केस के अंदर कन्विक्ट तो नहीं है, और क्या एज है उसकी, और अगर उसको पनिशमेंट हम कम देते हैं तो कितने तरीके से अपने परिवार को, अपने फैमिली को वो कंट्रीब्यूट कर सकता है बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। नाउ अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं हमारे पास, जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि बार बार कुछ सवाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। तो देयर वाज वन केस तरलोक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1977 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये कहा कि हम देखते हैं कि कई बार कुछ सेक्शन के मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। सपोज 354 आईपीसी, इसमें कहा कि मिनिमम पनिशमेंट 1 साल की है और मैक्सिमम आई थिंक 7 ईयर है या 5 ईयर है, अब मुझे याद नहीं फिलहाल। तो कहता है कि यदि कोर्ट ने मिनिमम पनिशमेंट, जो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है वो कन्विक्ट को दी है,
तो वहां पे 235 क्लॉज 2 की कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा करता है, मान लो एक से ज्यादा देना चाहते हैं, जैसा 2 साल की 3 साल की, तब उनको सेक्शन 235 क्लॉज 2 का कंप्लायंस करना उनके लिए मैंडेटरी है। सो इट वाज स्पेसिफिकली हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, जहां पर कोर्ट मिनिमम पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है वो दे रही है, वहां पर 235 क्लॉज 2 की कंप्लायंस करने की कोई जरूरत नहीं। देन आफ्टर एक और केस था नरपाल सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा 1977 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोर्ट सेक्शन 235 क्लॉज 2 सीआरपीसी का कंप्लायंस नहीं करती है, तो जो सेंटेंस है जो ऑर्डर का, वो विशेट कर सकती है अपीलेट कोर्ट, और नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन, कोर्ट को लगता है कि ये नॉन कंप्लायंस किया गया, तो कोर्ट इस पर्टिकुलर स्टेज को, खासकर ये सेंटेंस की स्टेज को वापस रिमांड बैक कर देगी ट्रायल कोर्ट को रीट्रायल के लिए, ताकि वो उस पर दोबारा से सुने। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ आफ्टर द कन्विक्शन के जजमेंट को या ऑर्डर को रीट्रायल नहीं होगा, सिर्फ सेंटेंस के ऑर्डर का रीट्रायल होगा। देन आफ्टर अनदर केस दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अपीलेट कोर्ट को ये लगता है कि अगर मैं ये केस रिमांड बैक करूंगा कि सेंटेंस पे ट्रायल कोर्ट दोबारा सुने और इससे डिले हो सकता है, तो अपीलेट कोर्ट को ये पावर है कि वो भी सेंटेंस के पॉइंट पे खुद ही सुन सकती है, ताकि जो डिस्पोजल है केस का वो जल्दी हो सके। एंड thereafter there's another case called राजेश कुमार वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2011 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी आप किसी को कन्विक्ट करेंगे और कन्विक्ट करने के बाद जब भी सेंटेंस देंगे, तो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर जो आप पनिशमेंट दे रहे हैं उसका कोई बेसिस होना चाहिए, उसको रीजन होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सेक्शन 235 क्लॉज 2 है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सेक्शन 354 क्लॉज 3, सेक्शन 354 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी, क्योंकि 354(3) अगर हम देखें तो ये कहती है कि अगर कोर्ट अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रही है किसी को, तो वहां पे वो स्पेसिफिक रीजंस लिखेगी कि मैं इस रीजन से इनको मैं ये सजा दे रही हूं। अब इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि कहां पे रीजंस देने की जरूरत नहीं है। तो एक बार हम देखते हैं कि कोर्ट सजा सुना देती है कन्विक्ट को, खासकर पेटी ऑफेंसेस के अंदर, कि भाई आप पूरी शाम तक खड़े रहेंगे, दैट मीन्स टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट। तो यहां पर और जो समरी ट्रायल होते हैं खासकर पेटी ऑफेंसेस के, वहां पर कोर्ट को रीजंस देने की जरूरत नहीं है, दीज आर एक्सेप्शन। लेकिन 354(3) में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक अगर आप कोई सजा उसको दे रहे हो तो उसके पीछे रीजन देनी पड़ेगी, और यदि आप उसको डेथ पेनल्टी दे रहे हैं तो आपको स्पेशल रीजन देने होंगे, नॉट रीजन, स्पेशल रीजन, बिकॉज इन इंडिया कि जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है इन जनरल है और जो डेथ पेनल्टी वो एक्सेप्शन है। और इसको बहुत बेहतर तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बच्चन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब में इसको डिफाइन किया कि जो डेथ पेनल्टी है वो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर मिलेगी, वो सभी केसेस के अंदर नहीं मिलेगी। तो वो डिपेंड करते हैं फैक्ट्स क्या थे केस के, किसके अगेंस्ट में केस हुआ है, किस मैनर से ऑफेंस किया गया है, किस सर्कमस्टांसेस के अंदर किया गया है, किसके अगेंस्ट में वो किया गया है, ये तमाम प्रकार के फैक्टर वो देखती है। तो जो जब भी कैपिटल पनिशमेंट देगी कोर्ट तो वहां पे स्पेशल रीजन देने पड़ेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट राजेश कुमार स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ये कहती है कि दोनों कनेक्टेड हैं, जब भी वो सेंटेंस देगी तो रीजन देगी, और रीजन देने के लिए उसके सामने जो पर्याप्त जो मटेरियल है प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी और
लेसर पनिशमेंट के लिए कन्विक्ट की तरफ से भी, दोनों को वो सुनेगी, दोनों को उनका वो संज्ञान लेगी। सो उसके बाद एक और केस आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अजय पंडित वर्ष अलियास जगदीश दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी 2012 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें एक विषय ये आया कि मान लीजिए कि ट्रायल कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया, अब प्रोसिक्यूशन भी, स्टेट या कन्विक्ट दोनों अपीलेट कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, एनहांसमेंट के लिए, लेसर पनिशमेंट के लिए। तो ये सवाल इस केस के अंदर आया कि ट्रायल कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया, उसको चैलेंज किया स्टेट ने हाई कोर्ट के समक्ष, मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष। तो मुंबई हाई कोर्ट ने क्या करा, लाइफ की जगह उसको डेथ पेनल्टी दे दी। तो इस डेथ पेनल्टी को चैलेंज करते हुए ये जो अजय पंडित हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ इसके अंदर पॉइंट ऑब्जर्व किए और कुछ चीजों को इसमें निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जब भी हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के सेंटेंस को एनहांस करेगी तो उसका प्रॉपर नोटिस वो कन्विक्ट को देगी। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक 100 कोस नोटिस कन्विक्ट को देना पड़ेगा हाई कोर्ट को जब भी वो एनहांस पनिशमेंट को एनहांस पनिशमेंट ग्रांट करना चाहती है। मीनिंग देयर बाय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट भी यदि एनहांस पनिशमेंट देना चाहती है तो वो 235 क्लॉज 2 को कंप्लायंस करेगी। मीनिंग देयर बाय वो तमाम एविडेंस मटेरियल कन्विक्ट से मंगाएगी, या कन्विक्ट अगर दे पाने की स्थिति नहीं है तो वो अपने आप खुद से ये प्रयास करेगी वो तमाम जो एविडेंस उसकी फेवर हो सकते हैं वो मंगाए। इसको कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकती। सो इन दिस केस, in Ajay Pandit's case, the Honorable Supreme Court specifically held, whenever you are going to enhance the punishment, you have to give show cause notice to convict, to give an opportunity to him to provide or produce all the evidence and material in his favor for lesser punishment. Further, it was held in this case कि सिर्फ फॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेने से ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जैसे हम देखते हैं कि कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, हाँ भी कुछ कहना है तुम्हें सेंटेंस पे, बोला नहीं जी ठीक है जी, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की सजा हो गई, खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नो, सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपने पूछा उसने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। तो वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है the obligation of the court is not discharged by putting formal question to the accused as to what has to be say on the point of sentence. इतना काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सेज कि यदि एक्यूज कोई भी मटेरियल नहीं दे पा रहा एविडेंस की, सपोज वो जो है कस्टडी के अंदर है और वो मटेरियल नहीं दे पा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है, ये इसके लिए मैंडेटरी है कोर्ट की कि सेंटेंस, जब भी सेंटेंस पे आर्गुमेंट होगी, ये कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि तमाम मटेरियल वो खुद से कोशिश करेगी कोर्ट को मंगाए। जैसे हम कोर्ट में देखते हैं कि कोर्ट आईओ को कॉल करती है, मंगाती है कि यहाँ पे क्या एविडेंस है, इसकी रिपोर्ट लेकर आओ। तो रिपोर्ट जो मंगाती है तो हमारे लेकिन कोर्ट में से रिपोर्ट तक ही सीमित होता है, लेकिन इस केस के अंदर बियॉन्ड रिपोर्ट तक कहा है कि ट्रायल कोर्ट हर प्रकार का प्रयास करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी संभव मटेरियल हो सकता है लेसर पनिशमेंट को लेकर के उसके डिफेंस में वो एकत्रित करे, वो इकट्ठा करे। और वो किसी भी है कि जब भी वो सेंटेंस सुनाएंगे, कोई भी सेंटेंस सुना सकते हैं, तो वो
इन प्रकार की जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करेगी। अभी लेटेस्ट जजमेंट है इस पर 2019 की सुप्रीम कोर्ट की एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी इट इज ए जजमेंट, इज ए वेरी गुड जजमेंट। अगर आप देखोगे कि जितनी भी जजमेंट ने अभी बात की है अपनी बात रखते हुए, तो ये सारी जजमेंट इसके अंदर दी गई हैं और अजय वाले केस के अंदर भी दी गई हैं। तो आपको सारा जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो इस जजमेंट के अंदर मिल जाएंगी। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो 2019 की जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कि इससे पहले में एक सवाल ये आता है कि क्या अगर कोर्ट ने आज के दिन आर्गुमेंट सुन लिया, फाइनल आर्गुमेंट सुन लिया और कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, तो क्या जरूरी है कि सेम डे सेंटेंस भी सुना दे, या क्या जरूरी है कि उसके लिए कोई अगली डेट दे दे? तो इस पे कई बार वकीलों के बीच में बहस होती है या क्लियरिटी नहीं है कि भाई अगर आज कन्विक्ट किया तो सेम डे आप उसको सजा नहीं सुना सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर अगर आज कन्विक्ट किया है और एक्यूज सारे ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेसर पनिशमेंट के लिए कोर्ट को दे रहा है सेम डे, और उसे दे दिए हैं और उसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा सुना दी है, तो दैट मीन्स he has satisfied the conditions provided in section 235 clause 2 of the CRPC. So there is no need to give further date. लेकिन फर्दर आगे ये भी कहती है को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि यदि अगर कन्विक्ट क्या कहता है कि नहीं मेरे पास और भी एविडेंस हैं, मैं और भी एविडेंस दे सकता हूं अपने डिफेंस के लिए, लेसर पनिशमेंट के लिए, तो कोर्ट उसको डेट देगी। ये नहीं कि वे आज ही कर देगी, तो उसमें कुछ डेट भी लग सकती है। उसमें जैसे कहते हैं कि जस्टिस हारिड इज जस्टिस बारिड, ये नहीं कि ट्रायल कोर्ट को बहुत जल्दी होनी चाहिए कि नहीं आज मैंने कन्विक्ट किया तो मैं सजा जल्दी से जल्दी दे दूं। नो, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली हैड कि जस्टिस हारिड इज जस्टिस बारिड, तो इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए किसी को पनिशमेंट देने के लिए, तो उसको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। और उसमें ये भी कहा कि ये कोई मतलब नहीं है कि कितने दिन उसके अंदर लगे, कितना समय उसके अंदर लगा, या कितनी क्वांटिटी में एविडेंस आया डिफेंस के लिए ताकि उसको लेसर पनिशमेंट मिले। वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द लेसर पनिशमेंट। तो जिस तरीके से हम ये बात कहते हैं कि ये नंबर्स पे, दिनों पर और समय पर निर्धारित नहीं करता, ये निर्धारित करता है कि आपकी डिफेंस में कितना बेहतर और कितना क्वालिटी जो है एविडेंस है लेसर पनिशमेंट के लिए। तो कोर्ट विल कंसीडर दिस फैक्ट ओनली। फिर जैसे मैंने पहले कहा, 1979 के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया था, तो इसको रिट्रेट किया इस वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कि वो केसेस जहां पर मिनिमम पनिशमेंट दी गई है और मैक्सिमम भी दी गई है और ट्रायल कोर्ट मिनिमम पनिशमेंट दे रहा है, तो उस परिस्थिति में आर्ग्यूमेंट 235 क्लोज टू का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। सो इन दिस मैनर मैंने कोशिश की कि ये छोटा सा मैं अपना अनुभव जो है मैं आपसे शेयर करूं, जो मैं समझता हूं हल्का सा है, कि सेंटेंस के समय कोर्ट को, डिफेंस काउंसिल को और प्रोसिक्यूशन को किन किन जिम्मेदारियों को वहन करना होता है, वो स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से लेकर के 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट से लेकर के जो रिसेंट जजमेंट है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 सुप्रीम कोर्ट का, इसमें बताया गया कि किन किन जिम्मेदारियों का वहन करना है ताकि लेसर पनिशमेंट मिल सके। क्योंकि और एक जगह ये भी कहा गया कि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें देखना है कि जब हम रिपोर्ट कॉल करते हैं उसका बैकग्राउंड का, और ये पाते हैं कि ये तो हार्डकोर क्रिमिनल है और हार्डकोर क्रिमिनल है, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे लोगों को डेथ पेनल्टी भी मिलनी चाहिए। तो देयर इज वन केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का केस को कोट किया गया था कि आप किन परिस्थितियों के अंदर डेथ पेनल्टी देंगे। तो उन्होंने कहा कि सपोज उस अमेरिकन केस में क्या हुआ था कि मान लीजिए कि मैं कन्विक्ट हुआ और कोर्ट से मैंने कहा कि
मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है, मुझे रिपेंटेंस है वट एवर आई हैव डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं कंपनसेट करना चाहता हूँ और तमाम चीज़ें उसने कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके, वी विल कंसीडर इट, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बार आप सोसाइटी में भी जाइए, कि आपकी प्रेजेंस एक कन्विक्ट की, एक सजा याफ्ता व्यक्ति की जो प्रेजेंस है सोसाइटी में, वो कितनी एक्सेप्टेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने वो परमिशन दी। वो 2-4 दिन या हफ्ते भर के आसपास जो है वो बाहर रहा। तो जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसकी प्रेजेंस जो थी सोसाइटी में, वो हैवॉक क्रिएट कर रही थी, वो डर क्रिएट कर रही थी। देयर वाज नो पीसफुल एटमॉस्फेयर, कि जब भी वो सोसाइटी में जाता था तो उसकी प्रेजेंस एक प्रकार की ऐसी चीज़ें क्रिएट करता था जो एबनॉर्मल होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपकी प्रेजेंस, अगर आप सजा याफ्ता हैं और आपकी प्रेजेंस सोसाइटी के लिए हानिकारक है, तब आप आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए दोनों पक्षों के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए भी और डिफेंस के लिए भी, ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो हायर के लिए और ये लेसर के लिए अपने आर्गूमेंट रखे, अपना एविडेंस रखे एट द टाइम ऑफ आर्गूमेंट ऑफ द सेंटेंस। क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती है कि जनाब गरीब है, सोल ब्रेडर अर्नर है फैमिली का, से ज़्यादा हम आर्गूमेंट नहीं देखते हैं। सो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और क्योंकि ये मेरा पहला एक अनुभव है जो मैं आपसे साझा कर रहा था। मुझे उतना ये मेरा पहला एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा, तो उतना अनुभव नहीं है कि कहाँ पे क्या कैसे कैसे होना चाहिए। इसके बाद जितने भी रिस्पॉन्स कुछ मुझे आए हैं, मैं उसको देखूंगा कि क्या रिस्पॉन्स इसके अंदर है। उसके बेसिस पर मैं आगे फिर से लाइव आऊँगा, और मैं कोशिश, अब मेरी रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि आप जो भी मैंने अपनी बात कही है, इसका एक रिगरस क्रिटिसिज्म भी रखें और अपने सुझाव भी दें, ताकि मैं अपने आप को दुरुस्त कर सकूं और एक बेहतर पक्ष दोबारा से लेकर के आ सकूं। और अगर ये समझ में आया होगा तो फिर मैं फिर से एक जो सेंटेंसिंग पॉलिसी है इसको लेकर के एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, आपके सामने लाइव होऊंगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने मुझे सुना, और आपसे मेरी गुजारिश है कि इस कोविड-19 के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपनों को सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिए। और थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे मौका दिया, और या बट इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। सो अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।